आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 276। जब ऋतिक ने ऊपर देखा तो एक विशाल आकृति को पाया जिससे उसकी आंखों की पुतलियां अचानक से सिकुड़ गई। ध्यान से देखने पर उसके सिर के ऊपर एक रैम काठ की उग्र ब्लैक व्हेल नजर आ रही थी। आसपास के इवॉल्व मॉन्स्टर्स उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उसकी पूंछ के कारण वे सभी बाहर धकेल दिए गए थे। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, जिसमें दांतों की दो पंक्तियां दिखाई दे रही थीं जो बहुत नुकीली थीं। उसकी डरावनी लाल आंखों का एक जोड़ा ऋतिक को लगातार घूर रहा था। यह नजारा देखते ही ऋतिक की आंखें बड़ी हो गई। ये व्हेल वास्तव में उसे घूर रही थी। ऋतिक के पास अब केवल एक ही प्लान था, वो था भागो। लेकिन इस समय उग्र ब्लैक व्हेल को पता चल गया था कि ऋतिक वहां से भागना चाहता था और वो सीधे उसके पास जाने लगी। समुद्र में उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो एक पल में ऋतिक की ओर आ गई। ओह नो, इसकी स्पीड तो काफी फास्ट है। ब्लैक व्हेल को इतनी जल्दी अपने करीब आता देखकर ऋतिक ने उसे मन ही मन कोसा और उस तरफ भाग गया जहां बड़ी संख्या में समुद्री पर्वत थे। लेकिन उस ब्लैक व्हेल का रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और उसका विशाल सिर सीधे समुद्र के तल पर समुद्री पर्वतों से जाकर टकरा गया। वैंग वैंग वैंग, इसके टकराने से समुद्र तल पर बहुत सारी चट्टानें गिर नीचे गई। ऋतिक जो दूसरी ओर तैर गया था, अचानक से मुड़ा और उसने गुस्साई ब्लैक व्हेल को देखा जो उसके शरीर को अपना मुंह खोलकर काटना चाहती थी। पिंग, लेकिन ठीक उसी पल ऋतिक ने अपनी सारी पावर इकट्ठी कर ली और एक हल्का नीला गोलाकार वैरिया प्रकट हो गया जो ऋतिक के शरीर की रक्षा कर रहा था। उग्र ब्लैक व्हेल के दांत ऋतिक को कुचलने ही वाले थे, लेकिन अब स्फीयर की सिचुएशन के कारण उसके नुकीले दांतों की दो पंक्तियां स्फीयर को काट रही थीं। ओह शिट, इस रोमांचकारी नजारा को देखकर ऋतिक को एक पल के लिए डर लग गया था। उसके ऊपरी और निचले जबड़े पर नुकीले दांतेदार दांत थे। अगर उसके पास स्फीयर की प्रोटेक्शन नहीं होती तो वो वास्तव में इस उग्र ब्लैक व्हेल द्वारा कब का मारा गया होता। उग्र ब्लैक व्हेल ने तेज फोर्स का इस्तेमाल किया और वो ऋतिक को टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऋतिक का स्फीयर वास्तव में बहुत मजबूत था। यह एक विशाल स्टील की गेंद को काटने जैसा था जो बिल्कुल भी नहीं काटा जा सकता था। पिंग, अगले ही पल ऋतिक अचानक से जोर से उछलकर बाहर गिरा और पीछे की चट्टान से जा टकराया। हालांकि उसके पास स्फीयर था, इसलिए ऋतिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन मजबूत फोर्स के कारण ऋतिक को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होने लग गया था। इस हमले के कारण अब उसका स्फीयर भी कमजोर हो गया था। गुस्साई ब्लैक व्हेल को ये सब पता चल गया था और उसने उन इवॉल्व मॉन्स्टर्स को नजरअंदाज कर दिया जो उस पर हमला कर रहे थे। फिर वो ऋतिक की ओर तेजी से आने लगी। फ्यूरियस ब्लैक व्हेल ने नुकीले दांतेदार दांतों की दो पंक्तियों के साथ अपना मुंह चौड़ा कर लिया और ऋतिक के शरीर को फिर से काटने ही वाली थी। मारे गए। ऋतिक ने यह नजारा देखा और वो जानता था कि अब उसकी रिएक्शन की स्पीड से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस समय बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने सीधे अपनी फ्यूरी स्किल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने फ्यूरी स्किल का इस्तेमाल किया, ऋतिक को स्पष्ट रूप से अपने शरीर की पावर में तेजी से बढ़त महसूस होने लगी। यहाँ तक कि समुद्र में भी ऋतिक आवास मॉन्स्टर के हमले को किसी मछली की तरह चकमा दे रहा था। पिंग, अगले ही पल वो उग्र ब्लैक व्हेल उस जगह पर आ गिरी जहाँ ऋतिक अभी मौजूद था। उसके विशाल और नुकीले दांत सीधे सीमाउंट से जाकर टकरा गए। पिंग, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने ऋतिक को नहीं काटा था। इस समय उसने अपने मुंह में रखी चट्टान को उगल दिया और दूसरी ओर अपनी बड़ी डरावनी आंखों से ऋतिक की ओर देखने लगी। कर कर कर, इस समय ऋतिक का स्फीयर उसके शरीर पर फिर से एक्टिवेट गया था। अगर इस बार कोई ध्यान से देखता तो उसे समझ आता कि इस बार ऋतिक के स्फीयर पर लाइटनिंग चमक रही थी। ऋतिक ने अपना खंजर उठाया और उस उग्र ब्लैक व्हेल की ओर देखने लगा।
जिसने अपना मुंह खोला हुआ था, जैसे कि वो उसकी एनर्जी को चार्ज करने और उसे फिर से कुचलने की तैयारी कर रही हो। अगले ही पल उग्र ब्लैक व्हेल ने एक दहाड़ लगाई, फिर उसने अचानक से अपनी पूंछ हिलाई और ऋतिक की ओर बढ़ने लगी। ऋतिक ने इस बार फिर से उसे चकमा नहीं दिया और सीधे अपनी सिस्टम स्किल हेवनली एरे को एक्टिवेट कर दिया। इस समय पूरा समुद्र तल सिल्वर लाइट से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। उग्र ब्लैक व्हेल जो बेहद तेज स्पीड से आगे बढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह दबा दिया गया था। इस समय इसकी स्पीड भी थोड़ी धीमी हो गई थी। ऋतिक वापस से साइड में कूद गया और उग्र ब्लैक व्हेल जमीन पर चट्टान से जाकर टकरा गई। इस समय ऋतिक पहले ही उसके शरीर के पीछे की ओर छलांग लगा चुका था। इस उग्र ब्लैक व्हेल की पीठ पर कई नुकीले कांटे होते थे। अगर कोई सावधान नहीं होता तो वो इन कीलों से घायल हो सकता था। ऋतिक, जो उसकी पीठ पर खड़ा था, उसने इस समय कोई संकोच नहीं किया और अपने हाथ में खंजर पकड़कर वो सीधे उसकी पीठ में ड्रिल करने लगा। ऋतिक की सोर्स पावर ने पहले से ही उसके खंजर को ढक लिया था और खंजर की शार्पनेस के साथ इस पल में ये सीधे उसकी कठोर त्वचा को ड्रिल कर रहा था और सीधे उसकी पीठ में घुस गया था। खंजर के उसकी पीठ में लगते ही उसमें से कुछ हल्का नीला खून बाहर निकल रहा था। इन एलियन मॉन्स्टर्स का खून इस समुद्र में मौजूद इवॉल्व मॉन्स्टर्स से काफी अलग था। उनका खून नीला होता था। गर्जन, ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ से तेज दर्द हो रहा हो और उग्र ब्लैक व्हेल इस समय जोर जोर से दहाड़ रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मानो वो ऋतिक को उसकी पीठ से दूर फेंकना चाहती हो। लेकिन ऋतिक ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और एक हाथ से उसकी पीठ पर लगे स्पाइक को पकड़ लिया। हालांकि कांटे नुकीले थे, लेकिन किस्मत से ऋतिक ने स्कारलेट मून ग्लव्स पहने हुए थे, जो उसने पिछली लॉटरी में जीते थे, इसलिए उसके हाथ पर कोई चोट नहीं आई थी। जब उग्र ब्लैक व्हेल ऋतिक के शरीर को दूर फेंकना चाहती थी, तब ऋतिक ने अपने शरीर को उड़ने से रोकने के लिए एक हाथ से उसके पीछे की कीलों को मजबूती से पकड़ लिया था, जबकि दूसरे हाथ ने पहले ही उस पर वार कर दिया था। फिर उसने खंजर अपना लहराया और उसकी पीठ पर गहरा घाव कर दिया। गर्जन, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उग्र ब्लैक व्हेल की रिएक्शन इतनी हिंसक होगी। इस समय उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप गया और तभी उसकी पीठ पीछे की चट्टान से जाकर टकरा गई। ये देखकर ऋतिक की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। फिर उसने तेजी से अपने खंजर बाहर निकाला और तेजी से वहां से भाग गया। वूम! अगले ही पल ब्लैक व्हेल की विशाल पीठ पीछे की सीमाउंट से जाकर टकरा गई, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते चारों ओर बड़ी मात्रा में समुद्र की धूल उड़ने लगी। सब कुछ बिखर गया था और उग्र ब्लैक व्हेल कुछ देर तक ऋतिक को दिखाई नहीं दी थी। जब ऋतिक अपने आगे के प्लान के लिए तैयार होने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होने लगी, मानो कोई चीज उसे घूर रही हो। वो तेजी से पीछे घूमा और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। उग्र ब्लैक व्हेल अचानक से ऋतिक के पीछे आ गई थी और उसने तुरंत उसे एक ही झटके में निगल लिया था। वहीं इससे थोड़ी दूरी पर किनारे पर एक आकृति थी जिसने ये सब नजारा अपनी आंखों से देखा था और वो शॉक्ड रह गई। परी बस उसकी ओर जा ही रही थी जब उसने देखा था कि कैसे ऋतिक उग्र ब्लैक व्हेल के साथ लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही जब वो उसके करीब पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि वो मॉन्स्टर पहले ही ऋतिक को निगल चुका था। उस पल में परी के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे और उसे ये भी पता नहीं था कि वो कैसा महसूस कर रही थी। फिर अगले ही पल उसने अपने हाथों की मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीस लिए। वो इस समय बेहद गुस्से में थी। तभी अचानक से एक झटके में उसका शरीर तेज स्पीड से ऋतिक की ओर जाने लगा। परी के हाथों में दो तेज खंजर दिखाई दे रहे थे। वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही और नीचे की ओर दौड़ रही थी।
हंग, ऐसा लग रहा था कि गुस्साई ब्लैक व्हेल ने परी को देख लिया था जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाने लगी और परी को भी निगलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस पल में परी ने धीरे से अपने शरीर को हिलाया और उसके हमले से बच गई। फिर अगले ही पल वो उसकी पीठ पर नजर आई। परी ने देखा कि उस व्हेल को पीठ पर एक घाव था और घाव से अभी भी हल्का नीला खून रिस रहा था। जब परी ने कट देखा तो उसने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत अपने दोनों हाथों से उसके घाव में खंजर घोंप दिया। जैसे ही खंजर घाव में घुसा, उसने उसे जोर से खींचा और एक बड़ा घाव कर दिया। ब्लैक व्हेल को अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस हुआ और वो पागलों की तरह अपना शरीर हिलाने लगी। परी का शरीर तुरंत ही ऊपर की ओर उछल गया और वो गुस्से में विशाल व्हेल को देख रही थी। उसकी आंखें इस समय जानलेवा इरादे से भरी थीं। इससे पहले कि व्हेल को उस पर हमला करने का मौका मिलता, परी ने अपना खंजर पकड़ लिया और अपने शरीर के साथ जो आसपास की मछलियों की तरह फुर्तीला था, वो उस व्हेल की ओर झपटी। वो उस ब्लैक व्हेल को एक और झटका देने वाली थी। उसी समय ऋतिक, जो अब ब्लैक व्हेल के पेट के अंदर था, अभी भी स्फीयर से अपनी रक्षा कर रहा था। चूंकि स्फीयर चमक रहा था, इसलिए वो अपने आसपास का नजारा साफ साफ देख पा रहा था। वो समझ सकता था कि यहाँ उस व्हेल के पेट में वाकई एवोल्व मॉन्स्टर्स की लाशें मौजूद थी। जमीन पर बड़ी मात्रा में हरा तरल लिक्विड भी मौजूद था। इस तरल लिक्विड के कारण एवोल्व मॉन्स्टर्स के शरीर धीरे धीरे पच रहे थे। तो वो अब एक एवोल्व मॉन्स्टर्स के पेट के अंदर था। जब ऋतिक ने देखा कि वो कहाँ था, तो वो एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे एक उग्र ब्लैक व्हेल ने निगल लिया था। तो मैं अब इस जीव के पेट के अंदर हूँ, ऋतिक ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर ये स्फीयर से सुरक्षा के कारण नहीं होता, तो उसका शरीर इस हरे तरल लिक्विड से क्षत विक्षत हो गया होता। उसने अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखा। यह एक बहुत बड़ी जगह थी और सभी दीवारें चमकीले लाल मांस से बनी थीं। ऋतिक ने एक पंच मारने से पहले एक पल के लिए सामने की दीवार की ओर देखा। वूम! जब ऋतिक ने उसे अंदर से एक पंच मारा तो उस जीव ने केवल हल्की कराह निकाली। जब इस एवोल्व मॉन्स्टर से लड़ने की बात आती थी तो ऋतिक का पंच बेकार था। धत तेरी की! ऋतिक ने देखा कि इस व्हेल को एक पावरफुल पंच मारने के बाद भी उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो वो बेबसी में अपना सिर हिलाने लगा और थोड़ा नाराज हो गया। फिर उसने मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत भींच लिए। तभी अगले ही पी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी पर लाइटनिंग गिरने लगी। सिल्वर थंडर वोल्ट ब्लास्टिंग पंच! वूम वूम वूम! अगले ही पल ऋतिक ने अपनी पावरफुल पंच टेक्निक से उस व्हेल को हिट करना स्टार्ट कर दिया। समुद्र तल के पास ब्लैक व्हेल, जो अभी भी परी को निगलने की योजना बना रही थी, अचानक से रुक गई और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से मूव करने लग गया था। परी ने इस मौके का फायदा उठाया और वो तेजी से उग्र ब्लैक व्हेल की ओर जाने लगी। अपने दोनों हाथों में खंजर लेकर उसने हामी बड़ी आंख पर निशाना साधा और उसमें होल कर दिया। वूम! बुलबुले फूटने की आवाज सुनकर गुस्साई ब्लैक व्हेल की आंख की पुतली तुरंत फट गई। हंग! अपनी आंख की पुतली के फटने से हुए तेज दर्द के कारण ब्लैक व्हेल और भी ज्यादा कांपने लग गई थी। उसने अपने पास मौजूद विशाल स्केल्स के जोड़े को घुमाया और परी को दूर फेंक दिया। परी को चोट लगी और उसका पूरा शरीर उसके पीछे मौजूद छोटे पहाड़ से जाकर टकरा गया। वूम! एक हल्की सी कराह के साथ उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था, लेकिन जल्द ही उसके आसपास के पानी से वो पतला हो गया। परी ने गुस्साई ब्लैक व्हेल को देखा जो पागल हो गई थी और उसकी आंखें अभी भी मारने के इरादे से चमक रही थीं। उसने उसे एक अच्छा नुकसान दिया था और परी फिर से उस ब्लैक व्हेल की ओर तैरने लगी। परी चलने के लिए अपने शरीर की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी।
उसने अपने दोनों खंजर पकड़ रखे थे और वो किसी जलपरी की तरह वेल की ओर तैर रही थी। कमीनी, ऋतिक भी वेल के अंदरूनी हिस्सों पर पागलपन से हमला कर रहा था। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन वो उसकी मोटी दीवार को तोड़ने में सक्षम नहीं था। साथ ही उसने देखा कि उसकी ताकत हर मिनट कमजोर होती जा रही थी। उसके आसपास का स्फीयर भी झपक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब होने वाला था। यह उसकी फ्यूरी के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट थे और यह धीरे धीरे उन तक पहुंच रहा था। ओह नो, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ऋतिक उस मोटी मांसल दीवार पर मुक्के मारना जारी रख पाता, उसे कमजोरी का एहसास हुआ जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसके आसपास जो स्फीयर था वो भी अब गायब हो गया था। ऋतिक, जो अब थका हुआ और कमजोर था, जमीन पर गिर गया था और उस जीव के पेट के अंदर मौजूद शवों में से एक बन गया था। जहां तक उस हरे तरल लिक्विड की बात थी, तो उस लिक्विड से ऋतिक के कपड़े धीरे धीरे खराब हो रहे थे और उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। ऋतिक को अपने हाथ और गर्दन के आसपास चुभने वाला दर्द महसूस होने लग गया था। ये बेहद दर्दनाक था। भले ही उसकी स्किन और मांस मोटा हो, फिर भी उसका शरीर एक रैन काट के इवोल्व मॉन्स्टर के शरीर के अंदर मौजूद इस तरल लिक्विड के असर को झेलने में सक्षम नहीं था। साथ ही अब वो फ्यूरी स्किल के साइड इफेक्ट के कारण अब अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। क्या यही मेरी मौत है? जल्द ही ऋतिक ने अपनी बॉडी बिल्डिंग तकनीक के बारे में सोचा। ये तकनीक उसके शरीर को मजबूत करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करती थी। इसे ध्यान में रखते हुए ऋतिक ने बॉडी बिल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ऋतिक अभी भी दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी उंगलियों को देखा और पाया कि वे पहले से ही तरल लिक्विड से घिस रही थीं। वो पहले से ही अपनी हड्डियां साफ साफ देख सकता था। बिल्कुल नहीं, अगर वो अब और यहाँ रुका तो उसका पूरा शरीर राख में बदल जाएगा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 277। ऋतिक ने अपने सिस्टम इंटरफेस में एंटर किया और वहां पर मौजूद सभी सिस्टम्स को देखने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी सिस्टम उसकी वर्तमान सिचुएशन में उसकी मदद नहीं कर सकता था। ओह शिट, अब क्या मुझे इस जीव के पेट में ही मरना पड़ेगा? ऋतिक ने अपने मन ही मन कहा। लेकिन तभी ऋतिक ने सिस्टम इंटरफेस में एक लास्ट फंक्शन देखा जो कुछ अलग लग रहा था। वहीं दूसरी ओर परी, जो उस जीव के बाहर थी, अभी भी पागलों की तरह उस उग्र ब्लैक वेल पर हमला कर रही थी। ऋतिक अभी भी वेल पर अंदर से हमला कर रहा था और इसका उस पर असर भी पड़ रहा था। ऋतिक के हमले के कारण जीव को अपने पेट से तेज दर्द महसूस हो रहा था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जिससे परी को उस पर हमला करने का और भी मौका मिल गया था। उग्र ब्लैक वेल की आंखें अब तक फूट चुकी थीं। साथ ही वो अपने शरीर को हिलाने और मोड़ने में व्यस्त था, क्योंकि उसके शरीर पर पहले से ही बहुत सारे घाव थे। परी ने बड़ी मात्रा में हल्के रंग के खून को देखा जो वेल के शरीर से रिस रहा था। ये देखकर कि गुस्साई ब्लैक वेल पहले से ही थकी हुई दिख रही थी, उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर तैरने लगी। अपने हाथों में दोनों खंजर होने से उसमें से एक चमकदार व्हाइट लाइट आ रही थी और अगले ही पी खंजर से एक क्रॉस बना जो सीधे उस ब्लैक वेल की ओर जाने लगा। वूम! एक बड़े शोर के साथ क्रॉस स्लेश तुरंत एनर्जी के दो बड़े रूपों में बदल गया और वेल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उग्र वेल ने पहले ही अपनी दोनों आंखें खो दी थीं, यही कारण था कि वो हमले से बचने में सक्षम नहीं थी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर उस डरावनी एनर्जी से हिट हो गया और उसका शरीर तुरंत कई टुकड़ों में कट गया। अचानक से पानी के चारों ओर भारी मात्रा में हल्का नीला खून फैल गया। परी तेजी से टुकड़ों की ओर जाने लगी और अपने चारों ओर देखने लगी।
जल्द ही उसे एक परिचित आकृति नजर आई जो टुकड़ों में कटी हुई उग्र ब्लैक व्हेल के शरीर के बगल में मौजूद थी। जब उसने देखा कि यह कौन था, तो उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। वो उसकी ओर तैरी और तेजी से समुद्र तल की ओर डूब रही उस आकृति को अपने हाथों में उठा लिया। ऋतिक अब होश में नहीं था। परी उसे आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन हेलमेट के कारण और वो अब पानी के अंदर थी, तो उसके लिए कोई आवाज निकालना असंभव था। जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे गहरे नीले रंग के जीन क्रिस्टल भी गिर रहे थे, तो परी ने उन्हें भी उठा लिया। परी के पास अब सोचने का समय नहीं था। उसने एक हाथ से ऋतिक को उठाया और दूसरे हाथ से सतह की ओर तैरने लगी। तट पर इवॉल्व मॉन्स्टर्स की संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हालांकि किनारे पर इतने सारे जीवों को रेंगते हुए देखना एक भयानक नजारा था, लेकिन डेथ रीजन एकेडमी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की मदद से उनमें से बड़ी संख्या को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया था। अंत में इवोल्व जीवों का आक्रमण धीरे धीरे अपने आप ही विलीन हो गया था। आखिरकार यह खत्म हो गया। जब डीन अथर्व शर्मा ने अपने सामने का नजारा देखा, तो उन्होंने राहत की सांस ली और अपने माथे पर आया पसीना पोंछ लिया। भले ही वे रैंक 9 का वॉरियर थे, फिर भी उनके लिए एक ही समय में हजारों इवोल्व जीवों से निपटना आसान नहीं था। इस बार उन्हें समुद्र के नीचे छिपे ज्यादातर मॉन्स्टर्स छुटकारा मिल गया था। चलो अच्छा हुआ कि एनर्जी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। न केवल डीन को राहत महसूस हुई, बल्कि कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को भी एक राहत मिली थी। इस बार सुरक्षा कवच के एक्टिवेट होने की अवधि बहुत लंबी थी और उस पर भारी संख्या में इवोल्व जीवों ने हमला किया था। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगी थी, लेकिन किस्मत से वो पूरी तरह से खर्च नहीं हुई थी। डेथ रीजन एकेडमी के मेन गेट पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे जो मारे गए जीवों के शवों को हटा रहे थे। हर जगह हजारों शव मौजूद थे और पूरे तट पर भारी मात्रा में रैंक 6 के जीन क्रिस्टल मौजूद थे। तभी डीन अथर्व शर्मा ने पानी की ओर देखा और अचानक से उन्हें ऐसा कुछ नजर आया, जिसके कारण वो उसी जगह पर जम गए। जल्द ही वहां पर एक आकृति थी जो धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि परी थी। उसके आसपास अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स थे जो उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उसके खंजर के वार से सभी जीव मारे गए। उसने खंजर को अपनी जेब में रखा और अपना हेलमेट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने ऋतिक को अपनी दोनों बाहों में उठाया और एकेडमी की ओर चल दी। ओह, तुम वापस आ गई। पूछने से पहले डीन अथर्व शर्मा ने अपनी आवाज धीमी कर ली। परी अभी भी हमेशा की तरह ठंडी थी, जबकि ऋतिक की हालत खराब दिख रही थी। उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसकी उंगलियां और शरीर के कुछ हिस्से भी खराब हो गए थे। वो ऋतिक की खून से सनी हड्डी और मांस देख सकते थे और यह काफी भयानक लग रहा था। ये तो काफी घायल हो गया। डीन अथर्व शर्मा ने जब ऋतिक की हालत देखी तो वो दंग रह गए। मैंने आपसे कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। परी के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो डीन अथर्व शर्मा के पास से गुजरी, उसका पूरा शरीर एक जानलेवा आभा से भर गया। डीन अथर्व शर्मा दंग रह गए, ये देखकर कि परी ऋतिक के शरीर को किस तरह ले जा रही थी। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मदान फैमिली के लोगों का मैनहुड हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन ये लड़का बेहद भाग्यशाली है। डीन अथर्व शर्मा ने मन ही मन बुदबुदाया। वही परी ऋतिक को लेकर सीधे मेडिकल रूम में चली गई। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ऋतिक के पूरे शरीर पर जले हुए ऐसे भयानक घाव देखकर हैरान रह गए। ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई थी जहां किसी आदमी के शरीर को तेजाब से जला दिया गया था, लेकिन पिछले कई सालों से वे डेथ रीजन एकेडमी में थे और उन्होंने ऋतिक जितना बुरा कोई एक्सीडेंट नहीं देखा था जहां उसकी हड्डियां तक नजर आ रही थी। लेकिन जिस दुनिया में वे थे उनके लिए ऐसी सिचुएशन से निपटना बहुत मुश्किल नहीं था।
समय बीतता गया और पूरे दिन इलाज के बाद ऋतिक का शरीर पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ था। वो आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे एक ड्रिप दी गई थी जिसमें एक नीला तरल लिक्विड था। 3 दिन हो चुके थे लेकिन ऋतिक ने अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। परी उसके बगल में बैठी थी और ऋतिक को देख रही थी। क्या ऋतिक जाग गया? क्लास 10 के लोगों ने पहले ही सुन लिया था कि ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उनकी क्लास के सभी लोग पहले ही मेडिकल रूम में उससे मिलने आ चुके थे। सुबह का समय था जब प्रोफेसर अविनाश हॉस्पिटल आए। उन्होंने देखा कि परी अभी भी उसी सिचुएशन में थी और वो अभी भी ऋतिक को घूर रही थी। परी ने अपना सिर हिलाया और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। परी की हालत देखकर प्रोफेसर अविनाश ने आह भरी और कहा, तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। परी पहले दिन से ही ऋतिक के पास मौजूद थी। तब से लेकर अब तक उसने आराम नहीं किया था। भले ही उसके पास एक वॉरियर का स्ट्रॉन्ग शरीर हो, फिर भी वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, परी ने भावशून्य रहते हुए जवाब दिया। डॉक्टर, वो कैसा है? जब व्हाइट कोट में एक आदमी कमरे में आया तो प्रोफेसर अविनाश ने उससे पूछा। घाव ठीक हो रहे हैं और नया मांस भी बन रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा और फिर वो चुप हो गया। लेकिन क्या? ये सवाल करने से पहले प्रोफेसर अविनाश एक पल के लिए दंग रह गए। डॉक्टर की बात सुनकर परी तुरंत पीछे पलटी और अपनी भयानक आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगी। जब डॉक्टर ने उसकी आंखों में जानलेवा इरादे को देखा तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी और ऐसा लगा मानो उसे एक अंधेरी ठंडी गुफा में फेंक दिया गया हो। परी की उन भयानक नजरों के पीछे का मतलब था कि उसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सिर्फ इतना है कि किसी कारण से वो अभी भी गहरे कोमा में है। डॉक्टर ने कांपते हुए कहा। परी की आंखें सचमुच डरावनी थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अगर उसने कुछ ऐसा कहा जो उसे पसंद नहीं आया तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। ऐसा क्या है जिसके कारण उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई? प्रोफेसर अविनाश ने अपने माथे को रगड़ते हुए सवाल किया। शायद पानी के अंदर रहने के दौरान ऋतिक के सिर में चोट लग गई हो। हम अभी भी ये पता नहीं लगा सके कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी सभी रिपोर्टें नॉर्मल है। डॉक्टर ने माथे पर शिकन के साथ कहा। इस दुनिया में कैंसर समेत लगभग सभी बीमारियों का इलाज मौजूद था। ये तो बहुत मामूली मुद्दे थे, लेकिन किसी कारण से इन सभी उन्नत तकनीकों के साथ भी ऋतिक अभी भी गहरे कोमा में था। लेकिन डॉक्टर ने कुछ सोचा और हकलाने लगा। आगे कहो, परी ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा। किसी तरह उसके हाथ में एक खंजर आ गया और उसने उसे डॉक्टर की ओर तान दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स इवॉल्व हो रहे हैं। जब डॉक्टर ने देखा कि परी ने क्या किया तो वो हैरान रह गया और उसने तुरंत उन्हें अपने मन की बात बता दी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स इवॉल्व हो रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर परी और प्रोफेसर अविनाश के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वे दोनों शॉक्ड हो गए थे। इसका मतलब क्या है? प्रोफेसर अविनाश ने पूछना जारी रखा। हमारे रिजल्ट के अनुसार हमने देखा कि उसके शरीर की संरचना हमसे थोड़ी अलग है। जैसे ही उसने आगे कहा, डॉक्टर थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था। ऋतिक के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ उसके ऊतकों टिश्यूज में भी बदलाव आया था। इसने उसे पर्यावरण के प्रति ज्यादा अनुकूल बना दिया और वो सामान्य इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा कठोर लग रहा था। आमतौर पर मॉन्स्टर्स और इंसानों के लिए मेन सांस लेना का हिस्सा लंग्स, गिल्स और एयर ब्लेडा होते हैं। जिनके पास ये अंग नहीं होते वे अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। इंसान की त्वचा भी सांस लेती है, लेकिन उसकी मात्रा हमारे लिए बहुत कम है। हालांकि जब हम उसकी जांच कर रहे थे तो हमने देखा कि उसकी त्वचा उसके लंग्स से सांस न लेकर उसकी स्किन से सांस ले रही थी।
जैसे जैसे डॉक्टर ने उन्हें ये समझाया, उनका उत्साह बढ़ता गया। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने इस दुनिया में कभी नहीं देखा था। वॉरियर्स के आगमन के साथ इंसान का शरीर पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया था, लेकिन उन्होंने ऋतिक जैसा कोई आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स इवॉल्व हो चुके थे। भले ही वे रैंक 9 के वॉरियर थे, जहां वे अपने आसपास की हवा से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में सक्षम थे और इसे अपने शरीर की सेल्स के विकास में मदद करने के लिए एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। हमें इस बारे में बताना बंद करिए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ऋतिक कैसे जाग पाएगा। खबर सुनते ही प्रोफेसर अविनाश हैरान रह गए। वो ऋतिक के शरीर में हो रहे विकास के बारे में नहीं जानना चाहते थे। इसके बजाय वो केवल ये जानना चाहते थे कि वे उसे किस तरह जगा सकते थे। मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने नमे अपना सिर हिला दिया। तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, प्रोफेसर अविनाश ने कहा। डेथ रीजन एकेडमी के डॉक्टर्स पहले से ही काफी टैलेंटेड होते थे। ये वही लोग थे जो अब तक खोजी गई हर एक बीमारी से निपट सकते थे। लेकिन सरप्राइज की बात ये थी कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऋतिक कब कोमा से जाग पाएगा। हम केवल मरीज के अपने आप जागने का इंतजार कर सकते हैं, डॉक्टर ने बेबसी से कहा। ओके, प्रोफेसर अविनाश ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही डॉक्टर वहां से चला गया, प्रोफेसर अविनाश ने ऋतिक को देखा जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, और परी से बोले, परी, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। मैं अभी उसका ख्याल रखूंगा। जब से ऋतिक को भर्ती कराया गया था, परी उसकी देखभाल कर रही थी। उसने उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। किसने सोचा होगा कि उसकी जैसी निर्दयी लड़की ऐसी हरकतें भी कर सकती थी। ठीक है, परी ने शांति से कहा। परी ने जो कहा उसे सुनने के बाद प्रोफेसर अविनाश के चेहरे पर फीकी स्माइल आ गई। ऋतिक से मिलने के बाद वे बाहर चले गए। आफ्टर ऑल वो एक प्रोफेसर थे और उनके पास और भी बहुत सारे काम थे जो उन्हें करने थे। ऋतिक अब अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो गहरी नींद में था। ये भले ही बाहर से दिखाई न दे, लेकिन उसके शरीर में भारी बदलाव हो रहा था। ऋतिक कैसा है अब? दूसरी ओर डीन के ऑफिस के अंदर वो उस अधेड़ उम्र के आदमी से सवाल कर रहे थे, जो चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ उनके सामने बैठा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। साथ ही ऋतिक को समुद्र के अंदर कुछ जीव मिले होंगे, जिसके कारण उसका शरीर इतनी बुरी तरह घायल हो गया था। उसके शरीर की रिकवरी ठीक हो गई है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर अभी भी नहीं जानते कि वो अभी भी कोमा में क्यों है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और डीन को जवाब दिया। ठीक है, उस पर ध्यान रखने के लिए तुम वहाँ चले जाओ, डीन अथर्व शर्मा ने कहा। अब मेरे लिए वहाँ पर रहना सुविधाजनक नहीं होगा। उन्हें पता था कि परी भी हॉस्पिटल में थी और ऋतिक की देखभाल कर रही थी। अगर वो वहाँ पर गए तो परी के रवैये के अनुसार उन्हें निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर ये थोड़ी अजीब बात हो जाएगी। उसे पानी के भीतर किसका सामना करना पड़ा होगा? अधेड़ उम्र के आदमी ने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। जब वो जागेगा तो हमें पता चल जाएगा। डीन अथर्व शर्मा इस बारे में श्योर नहीं थे और उन्होंने एक आह भरी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में एपिसोड 278। जब वो जागेगा तो हमें पता चल जाएगा। डीन अथर्व शर्मा इस बारे में श्योर नहीं थे और उन्होंने एक आह भरते हुए कहा, हमारे भेजे गए वकस को कुछ मिला क्या वहाँ से? डीन अथर्व शर्मा ने कुछ देर सोचा और जल्दी से उससे सवाल किया। डीन अथर्व शर्मा का सवाल सुनने के बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी उत्साहित हो गया और बोला, हाँ, उन्हें कुछ तो मिला है, जरा इसे देखिए। इतना कहने के बाद उसने अपना फोन उठाया जो ताश के पत्ते जितना पतला था।
उसने इसे स्वाइप किया और कुछ ही पल में एक इमेज उसके फोन के माध्यम से उनके सामने की दीवार पर दिखाई देने लगी। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक इमेज थी और तस्वीर में एक इंसान था। उन्हें ये पानी के अंदर मिला था। जब डीन अथर्व शर्मा ने वो इमेज देखी तो वो भी हैरान रह गए। इमेज से पता चल सकता था कि यह सिर्फ एक साधारण इंसान था, लेकिन अपने अनुभव से डीन अथर्व शर्मा ये साफ साफ बता सकते थे कि वो एक रोबोट था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। डीन अथर्व शर्मा को इसे हजम करने में कुछ समय लगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में बताते हुए उनकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई थी। AI वाले रोबोट के साथ यह उस खतरे को उजागर करता था जो पिछली शताब्दी से उभरा था। फ्यूचर में AI वाले रोबोट बेहद सामान्य थे। हालांकि जिस तरह रोबोट ज्यादा स्मार्ट होते गए, यह एक आपदा लेकर आए थे। बड़ी संख्या में AI रोबोटों ने इंसानों के लिए काम करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय वे इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। इंसान और AI के बीच लड़ाई दशकों तक चलती रही। आखिरकार इंसान का दिमाग रोबोटों के खिलाफ जीतने में कामयाब रहा, लेकिन इस लड़ाई ने पहले ही इंसानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस युद्ध में मानव आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा बलिदान हो गया था। अब जो बर्बाद जमीनें दिख रही थी उनमें से ज्यादातर उस समय जो हुआ उसके कारण थी। अगर कल इन बंजर जगहों का दौरा करे तो उन्हें इन्हें AI रोबोटों का बहुत सारा मलबा मिल सकता था। इन रोबोटों से खतरा होने के बाद इंसान इनसे डरने लग गए थे। इसलिए अंत में दुनिया के ज्यादातर लीडर्स ने ऑर्डर दिया था कि वे सभी AI के निर्माण पर प्रतिबंध लगा देंगे। अब उनके पास घरों की सफाई का जिम्मा जिन रोबोटों के पास था, वे सामान्य रोबोट ही थे। वे AI रोबोट के रूप में जाने के करीब भी नहीं थे, लेकिन जिसे वे अब देख रहे थे वो निश्चित रूप से कोई सामान्य रोबोट नहीं था। हाँ, उन्हें समुद्र के अंदर एक AI रोबोट मिला था। इसके बारे में बोलते हुए अधेड़ उम्र का आदमी काफी एक्साइटेड हो गया था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह बुरी तरह डैमेज हो गया है और इसमें कुछ गड़बड़ है। हमारे वर्कर्स के पास इसे समुद्र से बाहर निकालने के अलावा कोई बाकी ऑप्शन नहीं था। क्या तुमने चेक किया कि इसके अंदर कोई जरूरी जानकारी मौजूद है? डीन अथर्व शर्मा का ध्यान अभी भी उस इमेज पर था और उन्होंने सवाल किया। जब तक कि रोबोट पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था तब तक वो उसके दिमाग से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी को हासिल कर सकते थे। हमने पहले ही इसका एनालिसिस कर लिया है, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी यूजफुल नहीं मिला है। साथ ही इसके दिमाग के पास एक ऑटोमेटिक विनाशकारी डिवाइस है जहां यादें स्टोर होती हैं। अगर हमने इसे हटाने की कोशिश की तो यह अपने आप फट जाएगा। जब वो इसे बता रहा था तो अधेड़ उम्र का आदमी बहुत निराश महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें कुछ और मिला? पूछने से पहले डीन अथर्व शर्मा थोड़ी देर के लिए चुप रहे। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, यह AI रोबोट का एक पुराना मॉडल है। यह नए मॉडलों जितना स्मार्ट नहीं है। इन मॉडलों का यूज आमतौर पर स्पेसिफिक मिशंस के लिए किया जाता था जिनमें हार्वेस्टिंग मटेरियल शामिल था। इसका पूरा शरीर वाटरप्रूफ और हाई प्रेशर के प्रति रेजिस्टेंस था। अगर हमने सही अनुमान लगाया है तो किसी ने इसे डेथ रीजन एकेडमी के आसपास समुद्र में छोड़ दिया था। ओह, तो यह वही है। अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनने के बाद डीन अथर्व शर्मा कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सिचुएशन उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी उन्होंने सोची थी। क्या ये संभव था कि ऋतिक को यह AI रोबोट मिल गया हो और पानी के अंदर कुछ और भी हुआ हो? वरना ऋतिक की क्षमताओं के साथ जो उसने पहले दिखाई थी, वो निश्चित रूप से इस मिशन को पूरा करने में सक्षम होता। स्पेस दरार के बारे में क्या जानकारी मिली है? डीन अथर्व शर्मा ने कुछ देर सोचा और उस अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा जो उसके सामने बैठा था।
स्पेस दरार तो अब गायब हो गई है। हम श्योर नहीं है कि स्पेस दरार के होने का क्या कारण क्या था, लेकिन साइंटिफिक रूप से कहे तो हमारे चारों ओर इतनी ज्यादा सेफ्टी होने के बाद ऐसी सिचुएशन में स्पेस दरार बननी नहीं चाहिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब देते हुए कहा, क्या इसकी वजह ये हो सकता है? डीन अथर्व शर्मा ने AI रोबोट की इमेज की ओर इशारा किया जो उनके सामने की दीवार पर दिखाई दे रहा था। ये रोबोट केवल हमारी एटॉमिक एनर्जी की सेफ्टी को तोड़ने के अलावा ऐसी चीजें करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्पेस दरार के पीछे कहीं न कहीं इसका भी कारण हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने डीन अथर्व शर्मा से कहा, ओके तो फिर इसकी अच्छे से जांच कराओ। डीन अथर्व शर्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मिस्टर डीन। समय तेजी से बीतता गया और एक सुबह के दौरान परी अपने हाथों में गीला तौलिया लेकर ऋतिक के ठीक बगल में बैठी थी। जब वो उसके शरीर को साफ कर रही थी कि तभी उसने देखा कि ऋतिक का शरीर कांप रहा था। जब परी की नज़र ऋतिक के मूव करते शरीर पर पड़ी तो वो शॉक्ड रह गई। उसने ऋतिक को करीब से देखा और पाया कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। जब उसने देखा कि क्या हो रहा था तो उसके चेहरे पर सुकून के भाव नजर आने लगे। परी, क्या ऋतिक का ड्रिप खत्म हो गया है? ठीक उसी समय प्रोफेसर अविनाश कमरे के अंदर आ गए, जिन्होंने अपने हाथ में न्यूट्रिएंट्स लिक्विड का एक बैग पकड़ा हुआ था जो उन्हें डॉक्टर से मिला था। ऋतिक इन प्रोटीन लिक्विड की मदद से अपने शरीर का रखरखाव कर रहा था। इन न्यूट्रिएंट्स तत्वों को शरीर द्वारा आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सकता था। जब प्रोफेसर अविनाश कमरे में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि परी ऋतिक को घूर रही थी। क्या हुआ? ये देखकर प्रोफेसर अविनाश थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने परी से सवाल किया। फिर तभी उनकी नज़र ऋतिक के शरीर की ओर गई और उन्होंने देखा कि ऋतिक की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। वो शौक से अपनी आंखें बड़ी किए बिना नहीं रह सके और उनके हाथ में मौजूद प्रोटीन लिक्विड का थैला जमीन गिरा गया जो उनके हाथ में था। डॉक्टर, प्रोफेसर अविनाश तुरंत अपने होश में वापस आए और जोर से चिल्लाने लगे। जल्द ही पहले वाला डॉक्टर कमरे में भागता हुआ आया और जब उसने ऋतिक की उंगलियां हिलती देखी तो वो भी चौंक गया। आमतौर पर ऋतिक की सिचुएशन जहां वो गहरे कोमा में था, उसके लिए जल्द ही जागना असंभव था, लेकिन अब ऋतिक की उंगलियां धीरे धीरे चल रही थीं। यह एक साफ संकेत था कि यह लड़का अब होश में आने वाला था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे जल्द ही जाग जाना चाहिए, डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा। साथ ही उसने मशीनों पर जो नंबर देखे उससे उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऋतिक का शरीर न केवल पहले से ज्यादा मजबूत था, बल्कि उसके बॉडी सिस्टम की सभी रीडिंग एक सामान्य इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ऋतिक उसके जैसा दिखता था, तो डॉक्टर ने मान लिया होता कि ऋतिक एक एलियन था। ऋतिक की उंगलियों में हरकत देखकर काफी ध्यान से उसकी आंखों को निहार रही थी। जहां तक प्रोफेसर अविनाश और डॉक्टर की बात थी, तो वे भी ऋतिक को घूर रहे थे और उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। तभी ऋतिक ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मोड़ी और फिर उन्हें फैलाने लगा। फिर अगले ही पल अचानक से ऋतिक, जो गहरी नींद में था, अचानक से उठ बैठा और उसकी दोनों आंखें अब खुली हुई थी। तुम जाग गए। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो प्रोफेसर अविनाश भी सदमे में आ गए और उत्तेजना में चिल्लाने लगे। ऋतिक ने अपनी बड़ी आंखों से अपने चारों ओर देखा। जब उसने परी को अपने सामने पाया तो उसकी आंखों का नजारा बदल गया। ऋतिक तुरंत अपने बिस्तर से उठा और उसने अगले ही पल परी को अपने गले से लगा लिया। मैं अभी भी जिंदा हूँ, हा हा हा, आखिरकार मुझे होश आ गया। ऋतिक उत्तेजना में चिल्लाए रहा था और वो थोड़ा पागल सा लगने लगा था। परी शॉक थी और उसे नहीं पता था कि उसे अपना हाथ कहाँ रखना था, लेकिन उसके चेहरे से यह साफ था कि वो भी बेहद खुश थी कि ऋतिक जाग गया था। ऋतिक अभी भी परी को गले लगाए हुए था।
उसे अब काफी हल्का महसूस हो रहा था और परी के बदन से आती महक के कारण उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। अब ऋतिक को याद आ गया कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। ये फ्यूरी का साइड इफेक्ट था। उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था और उसका स्फीयर भी उसकी रक्षा नहीं कर रहा था। स्वाभाविक रूप से एनर्जी की कमी के कारण ऋतिक का शरीर उस व्हेल पेट के अंदर मौजूद एसिड से डैमेज होने लग गया था। उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जब वो उस सिचुएशन में था तो ऋतिक ने पहले ही हार मान ली थी, ये सोचकर कि कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। यही कारण था कि उसने रैंक 3 में जीन लॉक को एक्टिवेट करने का ऑप्शन चुना था। उसके ठीक बाद ऋतिक बेहोश हो गया था। अब जब उसे होश आया तो परी को अपने सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। रैंक 3 का जीन लॉक अनलॉक कर दिया गया। यह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें वापस आराम करना चाहिए। परी का चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन किसी ने भी उसके चेहरे के बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ऋतिक अपने होश में वापस आया और परी ने जो कहा उसे सुनते ही उसने परी को छोड़ दिया। ये देखकर कि उसके हाथ में अभी भी एक कैनुला लगी थी, ऋतिक ने उसे तुरंत हटा दिया। यह उसके शरीर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए थी, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत नहीं रही थी। ऋतिक, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? प्रोफेसर अविनाश ने ऋतिक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सवाल किया। आखिरकार जब ऋतिक कोमा से बाहर आया तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। जहां तक प्रोफेसर अविनाश के बगल वाले डॉक्टर की बात थी, वो अपनी आंखें बड़ी करके ऋतिक को घूर रहा था। उसने कभी विश्वास नहीं किया था कि ऋतिक वास्तव में जाग जाएगा और वो बेहद फिट एंड फाइन लग रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। ऋतिक अपने चमकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराने लगा। उसने जो कहा वो सच था। ऋतिक को ऐसा लगा मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। ओह, वैसे मैं कितने दिनों से सो रहा हूँ? ऋतिक ने अचानक इस बारे में सोचा और प्रोफेसर अविनाश सवाल किया। उसने पहले ही रैंक 3 जीन लॉक को अनलॉक कर दिया था। अगर वो मरा नहीं था तो इसका मतलब ये था कि वो सफल हो गया था और गहरी नींद में सो गया था। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर तक सोता रहा था। 5 दिन। तुम 5 दिनों से सो रहे हो। प्रोफेसर अविनाश ने अपने हाथों से 5 का निशान बनाया और ऋतिक को दिखाते हुए कहा। प्रोफेसर अविनाश का जवाब सुनने के बाद ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन वो इस बारे में बेहद हैरान था। उसने सोचा कि कम से कम 10 दिनों तक बेहोश रहना उसके लिए सामान्य बात थी। उस समय जब तुम कोमा में थे, परी ही वो इंसान थी जो तुम्हारी देखभाल कर रही थी। उसने 1 मिनट भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। तुम्हें वास्तव में उसे थैंक्स बोलना चाहिए। ये कहने के साथ पहले प्रोफेसर अविनाश मुस्कुराने लगे। जब ऋतिक ने सुना कि प्रोफेसर अविनाश ने क्या कहा तो वो चौंक गया। वो परी की ओर मुड़ा और देखा कि परी भी उसे देख रही थी। जैसे ही उनकी नजरें आपस में मिली तो ऋतिक ने स्माइल करते हुए परी से कहा, परी, तुम कुछ चीजें बाकी है जिन पर मुझे तुमसे बात करनी है। परी ने उसकी बात को बीच में टोकते हुए कहा और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। परी के वहां से जाते हुए देखकर ऋतिक थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वही प्रोफेसर अविनाश को ऐसा लगा मानो यह चीज काफी दिलचस्प होती जा रहा थी और उनकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक चमक थी। उनके बीच जो कुछ हो रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उन्हें बस अपने बीच की इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत थी। ये दिलचस्प था, सचमुच बहुत दिलचस्प था। प्रोफेसर अविनाश, मुझे जरा कुछ काम है। ऋतिक ने कुछ सोचते हुए प्रोफेसर अविनाश से कहा। हाँ, तुम जा सकते हो और मेरी जरूरत पड़े तो बताना। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा।
प्रोफेसर अविनाश ने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर अविनाश ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऋतिक उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगा। यह आदमी पूरी जिंदगी अकेला रहा था, लेकिन वो ऋतिक को सिखा रहा था कि किसी लड़की से दिल की बात किस तरह कही जाए। हालांकि जैसे ही उसने परी के बारे में सोचा तो ऋतिक को दिमाग में यह बात घूमने लगी कि आखिर परी अचानक से यहाँ से क्यों चली गई, जबकि वो सारा टाइम उसी के पास मौजूद थी। परी हमेशा से ऐसी लड़की रही थी जिसने कभी वो नहीं दिखाया जो वो वास्तव में महसूस करती थी। यही कारण था कि किसी के लिए भी यह जानना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चलता था। लेकिन ऋतिक के लिए, जिसने हाल ही में उसके साथ काफी समय बिताया था, वो कुछ अनुमान लगाने में सक्षम था। लेकिन इस पल ऋतिक को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या सोच रही थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 279। जब परी बाहर निकली तो ऐसी लग रही थी मानो वह कंफ्यूज थी। जब वो ये सोच रही थी कि ऋतिक ने उसे किस तरह गले लगाया हुआ था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और इतनी जोर से धड़क रहा था कि यह उसकी छाती से बाहर आने वाला था। फिर उसने अपने गालों को छुआ और महसूस किया कि वे भी गर्म थे। मेरे साथ गलत क्या है? परी ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और मन ही मन कहा। आज तक परी हमेशा साफ विचारों वाली रही थी और यह पहली बार था जब उसने इस तरह का एहसास महसूस किया था। ऐसा लग रहा था मानो वो बीमार हो। ये परी कहाँ चली गई इतनी जल्दी? ऋतिक हॉस्पिटल से बाहर चला आया और चारों ओर नजरें घुमाने लगा, लेकिन परी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर उसने अपनी पीठ को फैलाया और उसे हर तरफ बेहद आरामदायक महसूस हो रहा था। कोमा से जागने के बाद ऋतिक को महसूस हुआ कि उसके शरीर की हर एक सेल्स एनर्जी से भरी थी। फिर उसने अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखा और उसके चारों ओर सब कुछ अविश्वसनीय रूप से साफ हो गया था। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मेरी ताकत नहीं है, यहाँ तक कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी विकसित हो गए हैं। ऋतिक को वो अंतर महसूस हो रहा था जो जीन लॉक खोलने के बाद उसके शरीर में हुआ था। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और मन ही मन कहा। जैसे ही वो अपने घर वापस जाने वाला था, उसने प्रोफेसर अविनाश को अपनी ओर आते हुए देखा। ऋतिक, एक मिनट रुको, क्या हुआ प्रोफेसर? प्रोफेसर अविनाश उसके पास पहुंचे और ऋतिक ने कंफ्यूजन के साथ उनसे सवाल किया। डीन अथर्व शर्मा चाहते हैं कि तुम उनसे उनके ऑफिस में मिलो। प्रोफेसर अविनाश ने जल्दी से ऋतिक से कहा। डीन अथर्व शर्मा ने उन्हें बार बार याद दिलाया था कि ऋतिक के जागने के बाद उन्हें सूचित किया जाए। यही वजह थी कि डीन को पहले से ही पता था कि ऋतिक जाग गया था। ये बूढ़ा आदमी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। प्रोफेसर अविनाश की बात सुनकर ऋतिक मन ही मन डीन को कोसने लगा। अगर यह डीन अथर्व शर्मा नहीं होते जिन्होंने उसे उस मिशन को पूरा करने के लिए कहा था, तो उसे इस तरह का नुकसान नहीं होता। हालांकि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था, फिर भी ऋतिक को बहुत निराशा महसूस हो रही थी। ऋतिक, इस तरह बात मत करो, प्रोफेसर अविनाश ने इस समय ऋतिक से धीमी आवाज में कहा। अहम, डीन ने मुझे बुलाया है, ऋतिक ने खांसते हुए प्रोफेसर अविनाश से कहा। आखिरकार डेथ रीजन एकेडमी में उस बूढ़े आदमी का दर्जा बहुत ऊंचा था और ये लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए ऋतिक ने इस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा। और अगर तुम्हें कोई बड़ी शारीरिक समस्या नहीं है तो चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रोफेसर अविनाश ने अपने सिर हिलाया और फिर ऋतिक से गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऋतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा आदमी मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है। अगर उन्होंने दोबारा मुझे कोई बेकार सा मिशन दे दिया तो भाड़ में जाए ऐसा मिशन। इस विचार के साथ ऋतिक अचानक अपने होश में आया और फिर वहां से जाने लगा।
ऋतिक की पीछे हटने वाली आकृति को देखकर प्रोफेसर अविनाश एक पल के लिए दंग रह गए और फिर उन्होंने अपनी जेब से ऋतिक की शारीरिक जांच के बारे में एक डेटा शीट निकाली। उस पर प्रदर्शित जानकारी को देखकर प्रोफेसर अविनाश के चेहरे का रंग बदल गया था। ऋतिक का शरीर इवॉल्व हो रहा है। चूंकि ऋतिक पिछली बार यहाँ आया था, इसलिए उसे डीन अथर्व शर्मा के ऑफिस तक बहुत आसानी से रास्ता मिल गया। ऋतिक ने धक्का देकर उनके ऑफिस का दरवाजा खोला और डीन अथर्व शर्मा को चाय बनाते हुए देखा। तुम आ गए। उन्होंने ऋतिक की ओर नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें पता चल गया था कि ऋतिक आ गया था। ऋतिक ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, फिर चाय की मेज पर बैठ गया और वो चाय पीने लगा जो डीन ने अभी अभी बनाई थी। फ्यूचर की दुनिया में भी चाय बनाने की यह प्राचीन विधि अभी भी बहुत लोकप्रिय थी। चाय का वो कप 10 मिलियन यूनियन सिक्कों के लायक है। ऋतिक को गाय की तरह एक झटके में बेहतर चाय पीते देखकर डीन अथर्व शर्मा को अपने दिल में चुभन महसूस होने लगी। चलिए काम की बात पर आते हैं। आप मुझसे दोबारा क्या करवाना चाहते हैं? ऋतिक ने डीन अथर्व शर्मा के उस दर्दनाक एक्सप्रेशन को नजरअंदाज कर दिया और सीधे तौर पर कहा, मुझे खेद है बच्चे, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि नीचे यह इतना खतरनाक भी हो सकता था। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक की ओर देखा और ईमानदारी के साथ कहा, कोई बात नहीं। ऋतिक को पता था कि ये बूढ़ी लोमड़ी नाटक करने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे इसके बदले डायमंड स्किल कार्ड या कुछ और दे सकते हैं। जरूर। ऋतिक की बात सुनकर डीन अथर्व शर्मा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया, फिर चाय की एक चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा। डीन अथर्व शर्मा को इतनी आसानी से उसकी बात पर राजी होता देखकर ऋतिक को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। आप अब क्या साजिश रच रहे हैं? ऋतिक ने उन पर शक करते हुए सवाल किया। उसे इन बूढ़ी लोमड़ी से सावधान रहना था। ऋतिक, ज्यादा मत सोचो। डीन अथर्व शर्मा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, क्या पता अब आपके मन में क्या चल रहा है? ऋतिक ने अपने आपे धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। डीन अथर्व शर्मा, जिनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी थी, उन्होंने ऋतिक की बड़बड़ाहट सुन लो थी और वो थोड़ा अवाक रह गए। ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं। डीन अथर्व शर्मा ने चाय का कप मेज पर रखा, फिर ऋतिक की ओर देखा और कहा, समुद्र के नीचे तुम्हारा किसके साथ सामना हुआ था और तुम्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे लग गई? डीन अथर्व शर्मा ने कहा, पहले तो वो परी से इस बारे में सवाल करना चाहते थे। आफ्टर ऑल परी ही ऋतिक को बचाने के लिए समुद्र में नीचे गई थी, लेकिन ऋतिक बेहोश हो गया था, जिस कारण परी इन सब का जिम्मेदार डीन अथर्व शर्मा को ठहरा रही थी और डीन अथर्व शर्मा पर लगभग धमकी तक दे दी थी। अब ऐसे में परी से बात करना सही नहीं था। वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। स्पेस दरार से एक इवॉल्व मॉन्स्टर निकला था और मैंने उससे लड़ाई की थी। ऋतिक ने उन्हें जवाब देते हुए कहा। इवॉल्व मॉन्स्टर? कौन सा इवॉल्व मॉन्स्टर? डीन अथर्व शर्मा दंग रह गए और उन्होंने तुरंत ऋतिक से सवाल किया। रैंक 8 की फ्यूरियस ब्लैक व्हेल। ऋतिक के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने सीधे सीधे सच बता दिया। रैंक 8 उग्र ब्लैक व्हेल। मैंने इस इवॉल्व मॉन्स्टर का नाम पहले कभी नहीं सुना है। तुम्हें इसका नाम कैसे पता चला? डीन अथर्व शर्मा ने कुछ देर सोचा और फिर उत्सुकता से ऋतिक से कहा। पफ। ऋतिक, जो इस कीमती चाय को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, उसने डीन अथर्व शर्मा की बात सुनकर लगभग सब कुछ उगल दिया। मैंने बस उसके शेप और कलर से अंदाजा लगाया है, लेकिन ये रैंक 8 का इवॉल्व मॉन्स्टर होना चाहिए। ऋतिक ने बहुत शांत होने का नाटक किया और डीन से कहा। उसकी बात सुनकर डीन अथर्व शर्मा उसे एकटक घूरने लगे, जिससे ऋतिक को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसके बाद जब मैं उससे लड़ रहा था तो उसने मुझे निगल लिया था। ऋतिक ने डीन अथर्व शर्मा को आगे बताते हुए कहा। उसके बाद ऋतिक को ऐसा लगा था जैसे कोई आकृति वहां पर प्रकट हुई थी, जिसने उग्र ब्लैक व्हेल को मार डाला था और उसे बचा लिया था। ऋतिक को तुरंत पता चल गया था कि वो आकृति परी एमके थी। ये सोचकर ऋतिक के मन ए परी के लिए काफी अलग एहसास चल रहे थे।
अगर परी वहाँ पर नहीं आई होती तो शायद वो मर गया होता। फिर परी ने बाद में उस मॉन्स्टर को जाना से मार डाला था। डीन अथर्व शर्मा ने अपना सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाने लगे। वैसे जब तुम नीचे थे तो क्या तुम्हें वो एनर्जी बॉडी मिली थी? डीन अथर्व शर्मा ने कुछ देर इस बारे में तक विचार किया और फिर ऋतिक से कहना जारी रखा, एनर्जी बॉडी। उनकी बात सुनकर ऋतिक सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि उसे वास्तव में वो एनर्जी बॉडी मिल गई थी जिसे उसने अपनी जेब में रख किया था। लेकिन जब वो उठा था तो उसके कपड़े बदल चुके थे और उसे नहीं पता था कि उसका वेटल सूट कहाँ था, तो जाहिर था कि एनर्जी बॉडी भी उसके साथ गायब हो गई थी। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 280। डीन की बात सुनकर ऋतिक सोच में पड़ गया था। तभी उसे याद आया कि उसे वास्तव में वो एनर्जी बॉडी मिल गई थी जिसे उसने अपनी जेब में रख किया था। लेकिन जब वो उठा था तो उसके कपड़े बदल चुके थे और उसे नहीं पता था कि उसका वेटल सूट कहाँ था, तो जाहिर था कि एनर्जी बॉडी भी उसके साथ गायब हो गई थी। मुझे वो मिल तो गई थी लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऋतिक ने कुछ देर सोचा और फिर डीन अथर्व शर्मा से कहा, वो गायब हो गई। ऋतिक की बात सुनकर डीन अथर्व शर्मा चौंक गए। फिर उन्होंने गौर से ऋतिक के चेहरे को देखा और वे समझ गए कि ऋतिक झूठ नहीं बोल रहा था। नीचे AKI रोबोट था। मैंने उसे एनर्जी बॉडी को पकड़े हुए देखा था और उससे छीनना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और उसके बाद मैं उस उग्र ब्लैक व्हेल से लड़ने में व्यस्त हो गया था। ऋतिक ने ईमानदारी से कहा। ओह अच्छा। ऋतिक की बात सुनकर डीन अथर्व शर्मा ने सोच समझकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैंने वो सब कुछ कह दिया है जो आप जानना चाहते थे। क्या अब आपको इसकी भरपाई नहीं करनी चाहिए? ऋतिक ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम बच्चे। जब डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक की बात सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गए। फिर उन्होंने थोड़ा असहाय होकर अपना सिर हिलाया और ऋतिक को फिर से अपनी छोटी सी तिजोरी में ले आया। मुझे ये दोनों चाहिए। ऋतिक ने अपने चारों ओर देखा, फिर सीधे उसने 2 डायमंड स्किल कार्ड उठाए और उन्हें लेकर डीन अथर्व शर्मा से कहा। डीन अथर्व शर्मा ने ऋतिक के हाथ में उन डायमंड स्किल कार्डों पर नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम इन्हें ले सकते हो। अथर्व शर्मा को पता था कि ऋतिक ने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया था, इसलिए वो इस इनाम का हकदार था। वही ऋतिक ने उन डायमंड स्किल कार्ड्स को सीधे अपनी जेब में रख लिया। तो अब मैं चलता हूँ। ऋतिक ने डीन अथर्व शर्मा की ओर देखा, फिर बिना पीछे देखे गेट से बाहर चला गया। ऋतिक की पीठ देखकर डीन अथर्व शर्मा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों का नजारा थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वो वास्तव में एक चालाक लोमड़ी है। ऋतिक इस समय बाहर चला आया था और उसने अपने मन ही मन कहा। फिर उसने अपनी जेब से 2 डायमंड स्किल कार्ड निकाले और वो कहीं खुश लग रहा था। इन 2 डायमंड स्किल कार्डों के साथ वो नई स्किल का अभ्यास कर सकता था। जब ऋतिक सड़क पर चल रहा था तभी अचानक एक आवाज ने उसे बुलाया और उसके सामने एक आकृति नजर आई। रजत रस्तोगी। ओह, ये तुम हो। ऋतिक ने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ रजत रस्तोगी से कहा। ऋतिक की मुस्कुराहट देखकर रजत रस्तोगी को किसी तरह ठिठुरन महसूस होने लगी थी। फिर वो एक कदम पीछे हट गया और ऋतिक पर नजर डालते हुए बोला, तुम जाग गए। ओह, तो तुम्हें भी मेरे कोमा में होने के बारे में पता था। ऋतिक ने इस समय अपनी भावें ऊपर उठाई और कहा। रजत रस्तोगी के पास अभी भी काफी पॉवर थी। उसके लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ था। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए सो जाओ, ये काफी अच्छा होगा। रजत रस्तोगी ने ऋतिक को घूर कर देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, लेकिन दुर्भाग्य से जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा।
ऋतिक ने कहा और कंधे उचकाने लगा। कोई बात नहीं, देर सवेर मैं तुम्हें अपने हाथों से हरा दूंगा। रजत रस्तोगी ने ऋतिक के चेहरे को घूरते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। रजत रस्तोगी के एक्सप्रेशन और ज्यादा सतर्क हो गए थे, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि ऋतिक की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अरे क्या ये लड़का एक राक्षस है? रजत रस्तोगी को अचानक से थोड़ी कमजोरी फील रही थी। ऋतिक की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी और वो ऋतिक के कोमा में होने का फायदा उठाना चाहता था और उससे आगे निकलने के लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेना चाहता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ऋतिक के जागने के बाद वो और भी मजबूत हो गया था। उस लड़के ने ये कैसे किया था? जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोच रहा था, उतना ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऋतिक इतना पावरफुल किस तरह हो गया था। ये सोचकर वो थोड़ा थोड़ा पागल हो गया था। नहीं, ये लड़का वास्तव में कोई इंसान नहीं हो सकता, ये एक डेविल है। वहीं दूसरी ओर ऋतिक पहले ही अपने विला की ओर चल चुका था। जब वो विला के आंगन में दाखिल हुआ तो उसने एक सफेद आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। यह क्या है? छी! अपने सामने का नजारा देखकर ऋतिक शॉक्ड रह गया। तभी उसने वहां पर आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड को देखा, जो थोड़ी बड़ी हो गई थी। ये उसके कंधे पर आकार बैठ गई। आइस वर्ड। जब ऋतिक ने यह नजारा देखा तो वो सरप्राइज से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। छी! आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड बहुत खुश लग रही थी और अपना छोटा सिर ऋतिक के गाल पर रगड़ रही थी। ऋतिक मुस्कुराया और वो उसके शरीर से निकलने वाली बर्फीली हवा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये थोड़ा ठंडा था, जैसे उसे बर्फ के टुकड़े से रगड़ा जा रहा हो। अब आइस क्रिस्टल व्हाइट वर्ड बड़ी हो गई थी और इस तरह के मौसम में भी उसका शरीर स्वचालित रूप से ठंडा हो सकता था। अब आइस रेफ्रिजरेशन बॉक्स में रहने की जरूरत नहीं थी। बू बू। और ठीक उसी समय सामने की तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये तो रोली है। उस परिचित आवाज को सुनकर ऋतिक की आंखें बड़ी हो गईं और फिर उसने एक गोल चीज देखी जो लुढ़क रही थी। उसका शरीर सफेद बालों से ढका हुआ था और वो गोल मटोल लग रहा था। रोली, तुम ऐसे कब हो गए? ऋतिक का मुंह खुला का खुला गया जब उसने मौजूदा रोली को देखा और वो अविश्वास में पड़ गया। शरीर पर घने सफेद बालों के कारण रोली एक स्नोबॉल की तरह लग रहा था। रोली तुरंत ऋतिक के पैरों के नीचे लुढ़क कर आ गया और तभी उसने अपनी आंखें खोली। एक जोड़ी डार्क आंखें। क्या? ये देखकर ऋतिक पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। रोली के पास वास्तव में आंखें थी। ऋतिक नीचे बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर वो थोड़ा चकित होकर बोला, तुम इवॉल्व हो गए हो। ठीक उसी समय ऋतिक ने दूसरी तरफ देखा और परी उसकी ओर ही चली आ रही थी। परी की नजर भी ऋतिक पर पड़ी और उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और परी की आंखें तुरंत चकमा दे गई। तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? ऋतिक ने कुछ सोचते हुए परी से कहा, क्योंकि वो जानता था कि परी इन दिनों उसकी काफी देखभाल कर रही थी और वो अब बहुत थक गई होगी। कोई जरूरत नहीं है। परी ने नमे अपना सिर हिलाया और फिर कुछ सोचने लगी। लहर उसने ऋतिक के हाथों में एक ब्लैक बॉक्स सौंप दिया। ऋतिक ने उस ब्लैक बॉक्स को देखा जिसे परी ने उसे दिया था और वह दंग रह गया। ये तो उस दिन तुम ये लेकर आए थे। ऋतिक को बॉक्स देने के बाद परी ने उससे सवाल किया, मैं उस दिन क्या लाया था? उसका सवाल सुनकर ऋतिक हैरान रह गया और फिर उसने सहजता से ब्लैक बॉक्स ले लिया। बक्सा बहुत भारी था, मानो उसमें कुछ हो। एक मिनट, यह नहीं हो सकता। ठीक उसी समय ऋतिक को कुछ याद आया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। बॉक्स खोलने पर उसमें से एक फीकी गोल्डन रोशनी निकल रही थी। एनर्जी बॉडी। जब ऋतिक ने देखा कि अंदर क्या था तो उसकी आंखों की पुतलियां अचानक से सिकुड़ गई। जैसा कि ऋतिक को उम्मीद थी, ये वास्तव में वो एनर्जी बॉडी थी जिसे उसने हासिल किया था। उसने इसे अपने बैटल सूट की जेब में रख लिया था, लेकिन बेहोश होने के बाद उसे नहीं पता था कि ये किसके हाथ लग गया था।
मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने इसे छिपा लिया था। परी ने ऋतिक की ओर देखा और कहा। ऋतिक ने उस अजीब पत्थर को देखकर अपना सिर हिलाया जो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, और उसने परी से कहा, वैसे परी, क्या तुम जानती हो कि यह क्या है? जब परी को पहले ऋतिक की जेब में यह चीज मिली थी तो उसे विश्वास नहीं हुआ था। इस समय जब उसने ऋतिक की बात सुनी तो उसे होश आया और उसने हामी में अपना सिर हिला दिया। अच्छा, ऋतिक को ये सोचकर थोड़ा अफसोस हुआ कि परी को पता था कि यह क्या था। हालांकि ऋतिक अभी भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके हाथ में सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाली चीज थी। इस चीज का क्या काम था? तभी उसने इस चीज को पकड़े हुए रोबोट को याद किया। ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज के साथ कुछ कर रहा था। तभी एक जगह में दरार आ गई थी। ये सोचकर ऋतिक और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ऋतिक ने उस पत्थर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज जीन क्रिस्टल से अलग थी और इसे अब्सॉर्ब करने का कोई तरीका नहीं था। कोई बात नहीं, ऋतिक ने अपना सिर हिलाया, फिर उस चीज को फिर से बॉक्स में रख दिया। वैसे परी, ऋतिक ने इस समय अपना सिर ऊपर उठाया और वो परी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी परी की नजरें ऋतिक की आंखों से जा टकराई, जिससे उसे कुछ महसूस हुआ और वो जल्दी से मुड़ गई और दूसरी तरफ चली गई। ये देखकर ऋतिक कंफ्यूज हो गया था और वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर परी को अचानक से क्या हुआ। इस बीच परी पहले ही अपने कमरे में लौट आई थी और इस समय वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें छत की ओर देख रही थी और उसे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी। क्या मैं बीमार हूँ? परी ने इस समय अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करने लगी। तभी उसने ऋतिक के चेहरे के बारे में सोचा और उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे खुद का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ी और उसने अपने माथे और गालों को छुआ जो इस समय गर्म हो रहे थे। क्या ये बुखार है? परी कभी भी बीमार नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि इस समय उसके साथ क्या हो रहा था। ये लड़की भी काफी अजीब है। वही ऋतिक ने एनर्जी बॉडी को ठीक से बॉक्स में रखने के बाद अपने डार्क एज भाले को पकड़ लिया और हॉल में बैठ गया। जैसे ही उसका माइंड एक्टिवेट हुआ, ऋतिक ने अपने सिस्टम इंटरफेस में एंटर किया। नाम ऋतिक अल्हावत, लेवल 31, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/15 बिलियन, पावर 655, फिजिक 309, स्पीड 169, स्किल सुपर आई, फ्यूरी, अल्जुडिकेट, स्वॉलो, इमेज मिरर, हेवनली एरे। एंगर पॉइंट्स 0/100, पोटेंशियल पॉइंट्स 31, पोस्ट रैंक 6 वॉरियर। ये प्रोग्रेस ऋतिक की उम्मीद से परे थी और रैंक 3 के जीन लॉक को अनलॉक करने के बाद उसका पोटेंशियल काफी हद तक बढ़ गया था। 31 पोटेंशियल पॉइंट्स। ऋतिक ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपने सारे पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड में ऐड कर दिया, जिससे हाकी स्पीड 200 पॉइंट्स हो गई। अपनी पावर में होते सुधार को देखकर ऋतिक को काफी अचला महसूस हो रहा था। फिर जाने सिस्टम में बाकी चीजों को चेक किया तो पाया कि उसके पास 2 लॉटरी ड्रॉ निकले थे, लेकिन ऋतिक अब उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसे फ्यूचर में और ज्यादा ड्रॉ के लिए इंतजार करना पड़ सकता था और हो सकता था कि आगे जाकर उसे और भी अच्छे कीमती इनाम मिल जाए। अपने माइंड में सिस्टम इंटरफेस से वास्तविकता में लौटने के बाद ऋतिक ने अपनी जेब से तीनों डायमंड स्किल्स को बाहर निकाल लिया। तीनों में से केवल एक ही भाला 8 का डायमंड स्किल कार्ड था। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। भाला 8 की ज्यादा स्किल्स नहीं होती थी और डीन अथर्व शर्मा के खजाने में भाला 8 के स्किल कार्ड्स का कलेक्शन काफी छोटा था और वे पावरफुल भी नहीं थे। पहले स्किल कार्ड का नाम 1000 थंडर था। ये टैलेंट डायमंड का टैलेंट था। भाले को घुमाते समय ये थंडर पैदा करता था और पूरा भाला लाइटनिंग से भर जाता था और जब दुश्मन पर इसे फोकस किया जाए तो यह उसे कोमा में भेज सकता था।
ये ऋतिक के लिए बहुत यूजफुल स्किल थी, जो अपनी सोर्स पावर को लाइटनिंग में बदल सकती थी। आज जो 2 स्किल कार्ड उसे मिले थे, उनमें से एक पंच टेक्निक स्किल थी, हेवन स्प्लिट। नाम देखकर ही पता चलता था कि यह बहुत दबंग थी। इस पंच टेक्निक की पावर काफी महान थी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना भी उतना ही मुश्किल था। इसके अलावा आखिरी बचा स्किल कार्ड एक फुटवर्क स्किल कार्ड था, फ्लेमिंग लैग। 3 डायमंड स्किल कार्ड्स को देखते हुए ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और उन्हें एक एक करके अपने माथे पर लगाना शुरू कर दिया। स्किल कार्ड्स के साथ संचार करने के लिए अपनी स्वयं की सोर्स पावर बढ़ने के साथ ऋतिक के दिमाग को जल्द ही बहुत सारी जानकारी आने लगी। इस समय ऋतिक अपने हाथों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक सका और उसने अपने दांत भींच लिए। डायमंड स्किल कार्ड में बहुत ज्यादा जानकारी थी, इसलिए स्किल कार्ड में ज्ञान को अब्सॉर्ब करते समय ऋतिक को लगा कि उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन ये एहसास एक झटके में खत्म हो गयागा। जल्द ही ऋतिक ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लगता है कि मैंने सही कार्ड्स को चुना है। ये 3 डायमंड स्किल कार्ड मेरे लिए काफी वेस्ट है। अपने दिमाग में स्किल की जानकारी महसूस करते हुए ऋतिक एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने दिमाग में दर्ज जानकारी के अनुसार सीधे स्किल की प्रैक्टिस करने लगा। ये जानने के बाद से कि परी स्काई सिटी से थी और वहाँ के वॉरियर्स काफी पावरफुल माने जाते थे, ऋतिक को अपने ऊपर काफी दबाव में महसूस होता था। वो उस शहर में अपने कदम रखना चाहता था ताकि वो वहाँ भी अपने लिए एक नाम कमा सके। मिस्टर डीन, ये लड़का, क्या वो अब भी हमसे कुछ छुपा रहा है? वही दूसरी ओर डीन अथर्व शर्मा के ऑफिस में इस वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके बगल में बैठा हुआ था और उनसे किसी मामले पर बात कर रहा था। वो हमसे क्या छिपा रहा है? डीन अथर्व शर्मा ने अपने हाथ में मौजूद डेटा को देखा, फिर उस आदमी की ओर देखा और दिलचस्पी के साथ कहा, तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।